वर्क क्या होता है, तो एखादे किसी फोर्स ने ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट पर किया हुआ वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, तो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स नहीं, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एस। मैंने इसे रीअरेंज कर लिया, दिस इज एफ डॉट एस कॉस थीटा, इसको ही हम एफ बार डॉट एस बार कहते हैं। दिस इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको ध्यान में आएगा इन दोनों में से कोई भी अगर जीरो है तो ये वर्क जीरो रहेगा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये जीरो रहेगा, या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा। बिल्कुल सही है सर। तो देखो हम ये दो तीन कंडीशन कंसिडर करते हैं। ये मेरा कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इस बार ठीक है, अब मैं तीन अलग अलग फोर्स यहाँ पर बताता हूँ। एक, दो एंड तीसरा। ठीक है, अब देखो आप इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हो। इसको रिजॉल्व करेंगे इस प्रकार से दो कंपोनेंट में, ग्रीन वाले को रिजॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, रेड वाले को रिजॉल्व करेंगे अगेन दो कंपोनेंट में। इफ द एंगल इज थीटा, से थीटा 1 कहता हूं, इसे थीटा 2 कहता हूं। ठीक है, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा ये कंपोनेंट कितना रहेगा, थीटा के अपोजिट वाला इनको नाम दे देंगे, दिस इज F1 F2 F3। ठीक है, हमारा वर्क है F cos थीटा इंटू एस। ठीक है, अब हमें पता है एक चीज तो पक्की पता है, थीटा अगर 90 है तो cos थीटा 0 रहेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है उनके लिए थीटा की वैल्यू 90 रहेगी। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही रोल प्ले नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो फिर कौन रोल प्ले करेगा वर्क में, तो ऐसे कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। मतलब कौन सा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट कितना रहने वाला है, तो ये कंपोनेंट रहेगा F1 cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना रहेगा सर, ये रहेगा F3 cos थीटा 2। ठीक है, अब आपको रियलाइज हो जाएगा यहाँ पर ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, F1 cos थीटा 1 एंड डिस्प्लेसमेंट की, सो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर F2 एंड ये जो फोर्स है, एक एक वन बाय वन करते हैं।
देखो रेड वाला F1 जो फोर्स है, इसका सिर्फ ये F1 cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वो काम करने वाला है, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये कुछ वर्क नहीं करेगा बिकॉज cos थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। ये वाला F2 ये एक्चुअली 90 डिग्री का एंगल है तो इसके कारण भी हुआ वर्क 0 रहेगा। ये F3 का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है उसके कारण भी हुआ वर्क 0 रहेगा क्योंकि एंगल 90 आ रहा है। फिर कौन से कंपोनेंट यहाँ पर रोल प्ले करने वाले हैं? जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही यही कहती है। अब यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये वर्क पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर F3 की डायरेक्शन अपोजिट है, F3 cos थीटा 2 की, एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उसके अगेंस्ट है, तो इस केस में वर्क निगेटिव रहेगा। इसलिए कल हमने कहा था इफ थीटा इज लेस देन 90 वर्क पॉजिटिव रहेगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 वर्क 0 रहेगा, एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 वर्क निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये वर्क के रिलेटेड 3 कंडीशंस है कि वर्क पॉजिटिव कब रहेगा, वर्क निगेटिव कब रहेगा, एंड वर्क 0 कब रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के एंगल पर ये डिपेंड करेगा। क्या सही है क्या? यस सर। बिल्कुल सही है। अब 2 चीजें और देख लेते हैं वर्क के बारे में। ये वर्क का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? जूल। हमने कहा है वर्क इज एफ डॉट एस, ठीक है, दिस इज एफ एस कॉस थीटा। ये एक्चुअली रहेगा फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर, इसको ही आप प्यार से नाम देते हो जूल। ठीक है, और ऑब्वियसली इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे? तो देखो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या मैं मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकता हूँ? मास का यूनिट kg, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। सो अगर डायमेंशंस लिखने के लिए जाएंगे तो डायमेंशंस हो जाएंगे मीटर, सॉरी मास एक बार है, लेंथ मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर 2 बार है, एंड t टू द पावर -2, माइनस इसलिए बिकॉज डिनोमिनेटर। सर इसके सिवा भी कोई यूनिट्स है क्या वर्क के? एक जूल है, इसके सिवा कोई और यूनिट है क्या? हाँ डेफिनेटली देयर आर मोर यूनिट्स। कौन कौन से? सो एक है अर्ग विच इज CGS यूनिट। क्या पता है हमें? 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल, या 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ऐसा भी हम कहते हैं। दूसरा यूनिट है जो हम 12 के एंडिंग में यूज करेंगे, इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये यूनिट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, और एक यूनिट जो हम कभी कभी यूज करते हैं इज कैलोरी। एंड 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल्स। बहुत बार उसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके 4.2 हम लेते हैं। और एक और यूनिट है which is called as domestic unit of electricity also, it is kWh। कितना होता है ये आपको पता है? 1 किलोवाट अगर 1 आवर के लिए कंज्यूम करते हैं तो जो एनर्जी कंजम्पशन रहेगा या जो वर्क किया जाएगा दैट विल बी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स।
इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है ना, दैट 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, एक यूनिट के पैसे मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, इतना वर्क आने वाली इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में करेगी, तो आप एक यूनिट इतने पैसे दोगे। क्या सही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो हो गया क्या लिखकर? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते सो दैट थोड़ा सा फील आ जाएगा हमें। क्या कहा है? देखो क्या क्या कहा है। हमें कहा है अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। कोई ये साइक्लिस्ट है, ये साइकिल चला रहा था और ये ब्रेक दबाकर साइकिल जो स्पीड होती है ना, तो उस प्रकार से साइकिल स्पीड होकर ये रुक गया। सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने डिस्टेंस पे रुका? तो ये 10 मीटर डिस्टेंस में रुका। द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड, फोर्स ऑन साइकिल बाय रोड इज डायरेक्टली अपोजिट टू मोशन। अगर साइकिल इधर जा रही है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू मोशन, साइकिल आगे जा रही है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल? रोड साइकिल पर कितना काम कर रहा है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क? तो आप कहोगे तो वर्क तो होगा यहाँ पर किसने किया हुआ? रोड ने किया हुआ, इसलिए WR कह रहा हूं। वर्क डन बाय रोड इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, F डॉट S, दैट इज Fs cos थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन। S 10 मीटर, cos
थीटा कितना है यहाँ पर? थीटा कितना रहेगा, कितना लेना चाहिए थीटा? 180 डिग्री। व्हाट इज cos 180? -1 तो आंसर कितना आ जाएगा? -2000 -2000 जूल। ये वर्क निगेटिव इसलिए है बिकॉज फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, पक्का? अगर हमने हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा याद किया तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा था? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। अब देखो, गाड़ी साइकिल फाइनली रुक गई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पहले कुछ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इक्वल टू वर्क। सो वर्क ये निगेटिव आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कह रहा था, वही हमारा आंसर आया है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? वर्क डन बाय साइकिल निकालना है। कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स साइकिल ने लगाया है? फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। ठीक है, उस फोर्स के अगेंस्ट साइकिल की डिस्प्लेसमेंट हुई, इसलिए आपने इस प्रकार से पहला वर्क कैलकुलेट किया। अब वर्क डन बाय द साइकिल निकालना है। सो साइकिल रोड पर फोर्स लगाती है क्या? हाँ सर, थर्ड लॉ तो कहता है कि फोर्स, अगर रोड साइकिल पर फोर्स लगा रहा है तो साइकिल भी रोड पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगाएगी। फोर्स ऑन रोड बाय साइकिल। बिल्कुल सही है। अगर फोर्स ऑन साइकिल बाय रोड इज 200 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये फोर्स इस प्रकार से रहेगा, एफ ऑन रोड बाय साइकिल। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब देखो, वर्क कौन कर रहा है? दिस इज वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। इसके लिए फोर्स किसने लगाना चाहिए? फोर्स लगाना चाहिए रोड पर बाय साइकिल। साइकिल ने रोड पर फोर्स लगाया ऑफ 200 न्यूटन। ये डिस्प्लेसमेंट किसकी है? साइकिल की। अरे फोर्स कौन लगा रहा है? साइकिल साइकिल किस पे लगा रही है? रोड पे। सो डिस्प्लेसमेंट किसकी होनी चाहिए? सोचने लायक है, रुको एक सेकंड। इसके पहले वाला कैलकुलेशन कैसे किया हमने, देखो फिर से प्रॉब्लम पढ़ो। अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ये साइक्लिस्ट स्किडिंग स्टॉप किया हुआ उसका इन 10 मीटर। ड्यूरिंग द प्रोसेस the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is in opposite direction to motion। इस प्रकार सा फोर्स साइकिल पर लगाया रोड ने। फोर्स ऑन साइकिल बाय रोड 200 न्यूटन। मोशन आगे के डायरेक्शन में हुई है और डिस्प्लेसमेंट हुई है 10 मीटर। अब आपको पूछा है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन साइकिल? रोड ने साइकिल पर कितना काम किया, इसलिए हम कह रहे वर्क डन बाय रोड इज फोर्स एक्सर्टेड बाय रोड on cycle and because of that displacement of cycle is taking place। सही है क्या?
है, साइकिल पर फोर्स लगा, साइकिल की डिस्प्लेसमेंट हुई, हमने लिखा, उनके बीच का एंगल लिखा, हमारा वर्क आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। फोर्स कौन लगा रहा है अभी, साइकिल, फोर्स ऑन रोड बाय साइकिल। थर्ड लॉ कहता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगेगा, हमने लिख दिया इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन। अगर साइकिल रोड पर फोर्स लगा रही है तो डिस्प्लेसमेंट किसकी होनी चाहिए, रोड साइकिल पर फोर्स लगा रहा था इसलिए साइकिल की डिस्प्लेसमेंट हुई। बॉडी कौन सी है, साइकिल, फोर्स किस पर लग रहा है, साइकिल पर, डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई, साइकिल, फोर्स किस पर लग रहा है, रोड पर, डिस्प्लेसमेंट किसकी होनी चाहिए, रोड की। साइकिल की, अरे रोड की। साइकिल पर फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट साइकिल की हुई, रोड पर फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट किसकी होनी चाहिए, रोड की। कितनी हुई है, 0। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही नहीं पता है तो कॉस थीटा मैं निकाल नहीं सकता हूं, पर इसका प्रोडक्ट 0 आने वाला है। क्या सही है क्या, देखो एक बार डेफिनेशन की तरफ फिर से जाओ। तो वर्क डन बाय द फोर्स, यहाँ पर ऑन द बॉडी लिखना चाहिए, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क कौन करने वाला है, फोर्स, जिस बॉडी पर लगेगा उस बॉडी पर वर्क होगा, कितना रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वर्क करेगा और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की होगी, ये फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी की हो रही है। ये फोर्स साइकिल पर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट साइकिल की हो रही है। ये फोर्स रोड पर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट रोड की होनी चाहिए। सही है क्या, रोड की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई इसलिए फोर्स ने वर्क नहीं किया। सही है, यस सर। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डेफिनेशन रट कर नहीं होगा, हमें उसको समझना पड़ेगा ठीक से। एक फोर्स है जो बॉडी पर लगेगा तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट अगर होगी तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है एंड उस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, ये वर्क हमें कैलकुलेट करना है। साइकिल ने फोर्स लगाया है रोड पर तो उस डायरेक्शन में रोड की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। शायद से इसके एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेडमिल पर होगा, जो लोग घर में खड़े रहकर भागते हैं ना ट्रेडमिल पर, तो वहां पर नीचे वाले सरफेस की डिस्प्लेसमेंट होती है और ऊपर वाला जगह पर रहता है। सो अपोजिट केस वहां पर होने वाली है, ठीक है। ओके सर, अभी थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान में आया है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ही अभी आएगा, और न्यूमेरिकल्स करेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें पूरा ध्यान में आ जाएंगे, ठीक है। देखो हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, न्यूटन का थर्ड लॉ वैसे के वैसे ही अप्लीकेबल है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ही है, वर्क इक्वल एंड अपोजिट नहीं रहेगा, क्योंकि वर्क के लिए नॉट ओनली फोर्स बट डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है, ठीक है। सो न्यूटन के लॉ को हम कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहे, नहीं तो इक्वल एंड अपोजिट वर्क होगा ऐसा आप कहोगे, ऐसा नहीं होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा। ओके सर, ठीक है, अगर इतना ध्यान में आ गया है तो आगे जाएंगे, वी विल लर्न समथिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। सो हमें पता है कि एखादा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है, सही है।
काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ, किसका मेजर है? द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बिकॉज देखो एकदम बेसिक में जब आपने एनर्जी डिफाइन की थी, तब आप एनर्जी को डिफाइन करते हो, इट इज एन एबिलिटी टू डू वर्क। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो मोशन के कारण वर्क करने की एबिलिटी कितनी है, ठीक है, ऐसे एनर्जी को कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। बड़ा आसान है, आप काइनेटिक एनर्जी, मोशन है मतलब उसके पास वेलोसिटी रहेगी, तो आप काइनेटिक एनर्जी देते हो हाफ एम, एक्सक्यूज मी, वी डॉट वी, दिस इज वेलोसिटी। अब आपको पता है दिस इज डॉट प्रोडक्ट, इसे लगे तो आप ऐसे लिख सकते हो हाफ एम वी इंटू कॉस। अब सेम वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल 0 रहेगा, इसलिए वी विल राइट इट एज हाफ एम वी स्क्वेयर। सही है क्या? ये डॉट प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर आने वाला है, एम भी स्केलर है, हाफ भी स्केलर है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली स्केलर रहेगी, सिमिलर टू वर्क। यूनिट क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी का? सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया था, उसको ही हमने जूल कहा था, तो ऑब्वियसली ये भी यूनिट का जूल रहेगा, और दिस विल बी एसआई यूनिट, ठीक है, ओके। और क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में? अब जूल के जो डायमेंशन रहेंगे वही डायमेंशन इसके रहेंगे, सो केई के डायमेंशन अपन लिख लेंगे, एम मास एक बार है, लेंथ दो बार है, टाइम दो बार है, बट डिनोमिनेटर में है, इसलिए टी टू द पावर -2, ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सही है, आ जाएगा ना। बाकी तो काइनेटिक एनर्जी आसान है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में करेंगे, बट बेसिक काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन इतनी ही है। नया क्या है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी बार डॉट वी बार के फॉर्म में लिखा। सो इवन दो वेलोसिटी वेक्टर होती है, हमने उसे वेक्टर के फॉर्म के थ्रू, क्यों हम काइनेटिक एनर्जी को स्केलर कंसीडर करते हैं वो लिखा है, ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाए आगे। यस सर। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन, बहुत सिंपल लेवल के मैं अभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपने वो पहले से ही किए हैं। देखो अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट अपने को पढ़ना है, इट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
अब सर ये वेरिएबल फोर्स क्या चीज है? कौन बता सकता है व्हाट इज दिस वेरिएबल फोर्स? फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है ऐसा? समय के साथ फोर्स चेंज हो सकता है क्या? यस सर। क्यों? और अगर टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होगा। बहुत बढ़िया। अगर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो सकता है। हमारे रियल लाइफ एग्जांपल है कौन कौन से? गाड़ी का एक्सीलरेटर कम ज्यादा करो, होने वाला कंबशन कम ज्यादा होगा, फोर्स चेंज होगा। आप एक आधी गाड़ी खींच रहे हो, विथ टाइम यू विल गेट टायर्ड, और धीरे धीरे आप जो फोर्स लगा रहे हो पहले उतना आप नहीं लगा पाओगे। हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से फोर्स चेंज हो सकता है। अपनी क्या कहते हैं वो, टग ऑफ वॉर। अब टग ऑफ वॉर में 4-5 लोग मिलकर एक दूसरे को खींचते हैं। अरे अरे अरे, टग ऑफ वॉर में 4-5 लोग एक दूसरे को खींचते हैं। अब इसमें से किसी के पैर पर पैर गिर गया, किसी किसी को पीछे वाले ने ज्यादा ही खींचा तो उसके पेट में दर्द होने लगा। ऐसे वक्त उसकी खींचने की एबिलिटी अफेक्ट होगी एंड हेंस ओवरऑल फोर्स अफेक्ट होगा। हाँ सर होता है। सो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, एक्चुअली रियल लाइफ कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर वेरिएबल फोर्स रहेगा। इवन रोड का रफनेस चेंज हो जाएगा तो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी चेंज हो सकता है। अरे हाँ सर, ये बात भी तो सच है। गाड़ी का वेयर एंड टियर हो जाएगा। आ, आप लोग अगर वो फॉर्मूला 1 वगैरह देखते हो तो वहां पर ना अलग अलग प्रकार के टायर्स यूज करते हैं लोग। सॉफ्ट कंपाउंड, हार्ड कंपाउंड, इंटरमीडिएट। बारिश आती है तो उसके लिए वो अलग प्रकार से टायर रहते हैं। बारिश के समय वो नॉर्मल टायर यूज ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बारिश के कारण रोड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अचानक से चेंज हो जाएगा। तो उस वक्त उन्हें ज्यादा फ्रिक्शन वाले टायर्स यूज करने पड़ेंगे। और बारिश अगर बंद हो गई और रोड अगर ड्राई हो गया तो उनको तुरंत टायर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो पावर लॉस होगा, वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो कभी फॉर्मूला 1 रेसिंग या मोटो जीपी वगैरह ना जरूर देखना, एटलीस्ट जिनको इस मैकेनिक्स पार्ट में इंटरेस्ट है। इट्स एक्सट्रीम इंजीनियरिंग, और ये सब हमारे जो कंसेप्ट है ना, ये वहां पर बहुत बढ़िया से अप्लाई करते हैं। कमेंट्री सुनना कि किस प्रकार से चीजें होती है, किस प्रकार से टायर्स यूज किया जाते हैं, किस प्रकार से फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम सब थियोरेटिकली पढ़ते हैं, उन सब के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है। अब सर हम हमारे गाड़ी में क्यों नहीं करते? एक बार के टायर के पैसे तो अपन बड़े मुश्किल से देते हैं, और 2 महीने ज्यादा चले क्या इसकी अपन कोशिश करते हैं। तो बारिश के साथ टायर कम ज्यादा चेंज करना ये हमारी एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हमारे व्हीकल्स को उस लिमिट तक लेकर ही नहीं जाते। ठीक है, हम बहुत सेफ जोन में चलाते हैं, चलाना चाहिए, बिकॉज दैट इज अवर रिक्वायरमेंट। हमें 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नहीं जाना है, बिकॉज वी आर नॉट रेसिंग, वी आर जस्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है। सो हमारे केस में बहुत सारी अलग चीजें मैटर करती है, इसलिए हमारे लाइफ में ये चीजें नहीं आती है। वहां पर ये सब चीजें रोल प्ले करती है। द पॉइंट इज force can be variable and there are lot of cases where variable force is involved. सर अगर फोर्स वेरी हो रहा है तो हम किस प्रकार से वर्क कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, दो चीजें आपको अभी क्लिक होनी चाहिए। एक, विथ पोजीशन फोर्स चेंज हो रहा है एंड दिस इज पोजीशन। ठीक है, अब ये फोर्स इस प्रकार से चेंज हो रहा है। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या?
कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों का अभी अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो भी पढ़ लेंगे। कैसे गए थे हम इंटीग्रेशन पर? हमने कहा था एक्चुअली देखो, इट इज एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ तो y एक्सिस की प्रॉपर्टी एंड x एक्सिस की प्रॉपर्टी इनका प्रोडक्ट किया था। क्या यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है? बट ये y एक्सिस की प्रॉपर्टी फोर्स एंड x एक्सिस की प्रॉपर्टी चेंज इन पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट, इसका प्रोडक्ट क्या आता है? फोर्स एंड चेंज इन पोजीशन, x चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, कोई x इनिशियल से आप x फाइनल तक जा रहे हो, आपकी पोजीशन चेंज हुई, मतलब क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई क्या? हाँ सर, ये बात तो सच है। अगर डिस्प्लेसमेंट हुई बिकॉज ऑफ फोर्स, तो आप इसे क्या कहते हो? सर इसे वर्क कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अब इस वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर आसान है, अगर फोर्स वेरी हो रहा है तो एक काम करो, आप छोटे छोटे पीसेस ले लो जहां पर आप फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट पकड़ सकते हो। बिल्कुल छोटे छोटे, जिसकी लेंथ आप डेल्टा एक्स ले लो और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कुछ तो एफ एक्स रहेगी, और ऐसे छोटा सा वर्क रहेगा डी डब्ल्यू विल बी उस जगह का फोर्स इनटू डेल्टा एक्स। अब टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सर टोटल निकालना है तो ऐसे सभी पट्टियों को आपको जोड़ना पड़ेगा, सभी एरियाज की एडिशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। सबको ऐड करना मतलब क्या? तो टोटल वर्क मतलब ऐसे सभी छोटे छोटे वर्क को ऐड करो। कैसे ऐड करो? तो जहां पर ये जो आपका x है ये वेरी हो रहा है शुरुआत के कंडीशन से फाइनल कंडीशन पर। अब इसको आपको ज्यादा सही करना है, ज्यादा एक्यूरेट करना है, तो आप क्या करोगे? आपको कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट करने हैं तो डेल्टा एक्स को और छोटा करो, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ा दो। सही है। तो आप इसे कहोगे द वर्क विल बी लिमिटिंग कंडीशन वेयर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, ये बहुत छोटी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फिर आपको फोर्स की एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी वहां पर, और ऐसे वक्त छोटे छोटे सभी जो स्ट्रिप रहेगी उनके एरिया की एडिशन करो। अब ये बहुत छोटा हो गया तो आप इसे क्या कहते हो? इसे रिप्लेस करते हो इंटीग्रेशन से, एफ एक्स इंटू डी एक्स, वेयर x is varying from x initial to x final। सो अगर कोई वेरिएबल फोर्स है तो उसने किया हुआ वर्क आप देने वाले हो बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स xi to xf। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। सो बेसिकली जो आपका टोटल वर्क होगा दैट विल बी एरिया अंडर द कर्व। कौन से कर्व के अंडर का एरिया? तो फोर्स
एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एंड एक्स, ये जो कर्व रहेगी इस कर्व के अंडर का एरिया रहेगा। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स विल बी एरिया अंडर द कर्व। लगे तो यहां पर लिख लो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स is area under the curve on force display position diagram। या फोर्स पोजीशन ग्राफ। सही है। इस प्रकार से आप वेरिएबल फोर्स ने किया हुआ काम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कर्व नहीं है, हम एक स्पेसिफिक कर्व के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर फोर्स का वेरिएशन विद पोजीशन आपको पता है। ऐसे कर्व के अंडर के एरिया को आप वर्क कहोगे। सो दिस इज योर वर्क। बिकॉज ये फोर्स एंड एरिया मतलब क्या है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट रहेगा। क्या ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, कल इसके आगे जाएंगे।